हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन सीरीज के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस पार्ट में फ्रेंड्स हम लोग टॉर्ट एंड अदर रॉन्ग्स जो हैं, जैसे टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चाहे टॉर्ट एंड जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इस तरह के जो डिस्टिंक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्टियस लायबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ लीगल मैक्सिम्स जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में टॉर्ट लॉ के अंदर पढ़ा था, उन सारे कुछ क्वेश्चंस लीगल मैगजीन पे और कुछ केस लॉज पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम्स में आ सकते हैं और जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो की तरह ही आप क्वेश्चन सॉल्व वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप देखिएगा कि इस अकॉर्डिंग आपका स्कोर कितना रहता है। 25 क्वेश्चन है इस बार और हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स का मान के चलते हुए और नेगेटिव मार्किंग -0.5 मान के चलते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ इज कंपनसेशन फॉर टॉर्ट टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम पनिशमेंट फॉर क्राइम्स। क्वेश्चन ये है कि कंपनसेशन जो टॉर्ट के अंदर मिलता है और जो पनिशमेंट क्राइम के अंदर मिलता है वो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि कंपनसेशन फॉर टॉर्ट एम्स टू पनिश द रॉन्ग डूअर। कंपनसेशन टॉर्ट में रॉन्ग डूअर को पनिश करने के लिए मिलता है, जबकि पनिशमेंट जो है वो कंपनसेट करने के लिए मिलता है इंजर्ड पार्टी को। तो ये स्टेटमेंट जो है ऑब्वियसली एकदम उल्टा स्टेटमेंट है, तो ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन है, कंपनसेशन फॉर टॉर्ट्स एम टू मेक गुड द लॉस suffered by the injured party, aims to make good the loss suffered by the injured party, while punishment for crime aims to prevent further offense and deter wrongdoing। सो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि टॉर्ट का जो कंपनसेशन का एम होता है वो होता है, यहाँ पे जो फ्रेज वर्ड किया यूज किया गया है, टू मेक गुड द लॉस, मतलब कि जो लॉस हुआ उसको उसकी भरपाई करना है ना, उसका वही एम होता है टॉर्ट में। और जबकि क्राइम में एम होता है ऑफेंस एंड रॉन्ग डूअर को, ऑफेंसेस को जो है रोकना, प्रिवेंट करना और रॉन्ग डूइंग को डिटर करना, मतलब उस एक तरह से डिटर करके ही उस फर्दर ऑफेंस को रोका जाता है ना, एक तरह से धमकाना या डराना। कंपनसेशन फॉर टॉर्ट, थर्ड ऑप्शन है, कंपनसेशन फॉर टॉर्ट एंड पनिशमेंट फॉर क्राइम बोथ एम टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंसेस। सो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये गलत क्यों हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, डिफरेंट कैसे है ना। और यहाँ पे तो जो अगर हम देखें तो एक तरह से ये सेम बात हो गई ना, सेम चीज है दोनों में। कंपनसेशन फॉर टॉर्ट एंड पनिशमेंट फॉर क्राइम बोथ एम टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, तो फिर अंतर कहाँ हुआ, है ना, अंतर तो हुआ नहीं। इस वजह से भी ये गलत है। और एक और बात ये भी है कि खैर यहाँ पे अगर देखें तो इस वजह से ही मानिए, वैसे कंपनसेशन फॉर टॉर्ट जो है उसका प्राइमरी एम फर्दर ऑफेंस को प्रिवेंट करना नहीं है। हाँ, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये एज अ कंसीक्वेंस हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी पर्पज नहीं है। प्राइमरी पर्पज क्या होता है, प्राइमरी पर्पज होता है टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस एंड डिटर रॉन्ग डूइंग, है ना, ये क्राइम का होता है, जबकि टॉर्ट का नहीं होता है। टॉर्ट का प्राइमरी पर्पज होता है कंपनसेशन प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखें तो कंपनसेशन फॉर टॉर्ट इज हैंडल्ड बाय क्रिमिनल कोड व्हाइल पनिशमेंट फॉर क्राइम हैंडल्ड बाय सिविल कोड, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारा सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन ये दिया, क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से कौन सा, जो ऑप्शंस दी, इनमें से जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सही से डिस्टिंक्ट कर देता है, मतलब अंतर को बता देता है, मेन डिस्टिंक्शन को बता देता है। आइए सारे स्टेटमेंट्स को देखें। पहला स्टेटमेंट है, टॉर्ट इज अ प्राइवेट रॉन्ग व्हाइल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पब्लिक रॉन्ग। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे अब हमारे पास 4 स्टेटमेंट बेसिकली नहीं है, 8 स्टेटमेंट है। ये जो कॉमा है, कॉमा से पहले वाला स्टेटमेंट अलग है ना, और कॉमा के बाद वाला एक स्टेटमेंट है। तो पर जो स्टेटमेंट है उसमें 2 सब स्टेटमेंट्स है, दोनों सही होगा तभी सही है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड ऑप्शन देखें, टॉर्ट अराइजेज फ्रॉम ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ वेयर एज ब्रीचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अराइज फ्रॉम ड्यूटी इम्पोज्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। यस, ये तो सही है, हम लोगों ने पढ़ा भी था और हम लोग जानते भी हैं कि टॉर्ट अराइज करता है ड्यूटी जो इम्पोज की गई लॉ से, उसके एवज में, मतलब उसके बदले में। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट हुई है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज है, उसका जो
वायलेशन होगा या उसको जो वो जो फेल कर जाएगा, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में हम लोग उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डिस्कस करते हैं या देखते हैं। स्टेटमेंट 2 जो है हमारा सही है। टॉर्ट थर्ड स्टेटमेंट है, टॉर्ट्स आर टिपिकली एड्रेस्ड थ्रू कंपनसेशन व्हाइल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एड्रेस्ड टू प्यूनिटिव मेजर्स, जो कि स्टेटमेंट गलत है ना। टॉर्ट तो कंपनसेशन से होता है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है प्यूनिटिव मेजर्स तो नहीं होता है ना, वहां भी कंपनसेशन ही होता है। टॉर्ट डू नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ हार्म वेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डू। ठीक है, टॉर्ट डू नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ हार्म ये तो सही है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डू ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। दोनों ही केस में डिफरेंट स्पेसिफिक केस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी हार्म रिक्वायर नहीं होगा। जैसे सपोज कीजिए पर्सन ए है, पर्सन बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ए बी को कुछ सेल करेगा और बी जो है उसको पैसा वापस 15,000 रुपया उसके बदले में कंसिडरेशन के रूप में देगा। ए जो है वो प्रोवाइड ही नहीं करता है, जिस चीज का जिस गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको प्रोवाइड नहीं करता है। बी जो है किसी और से परचेज कर लेता है और उसको उतना ही अमाउंट पे 15,000 अमाउंट में ए से लेता है, या उसने सी से ले लिया फिर 15,000 में, तो कोई हार्म नहीं हुआ वहां भी। लेकिन फिर भी वो जो है ना, टाइम उसको लगा या जो भी चीज उसको हुआ, तो उसके लिए वो पैसा ले सकता है, हालांकि मॉनिटरी कोई उसको लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही है, वनली टू जो है वही करेक्ट है हमारे लिए। वही मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो शो करता है, बाकी जो है शो नहीं करता। ठीक है, यही एक्सप्लेन भी मैंने वहीं पे कर दिया आपको। क्वेश्चन 3 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड अ टॉर्ट क्लेम बी अप्रोप्रिएट रेदर देन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम। मतलब इन चार जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें किस केस में टॉर्ट का क्लेम करना किसी पार्टी के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्लेम करने से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कि कंपनी पब्लिशेस फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अ कंपटीटर कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट हम लोगों को पता है कि फॉल्स स्टेटमेंट डिफेमेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पे टॉर्ट एक सही, इन्हीं दोनों में हमको देखना है ना, ऐसा नहीं कि क्रिमिनल लॉ देखने लगे, है ना। टॉर्ट और टॉर्ट का देखना है, तो टॉर्ट के केस में फॉल्स स्टेटमेंट डिफेमेशन के अंदर आता है और वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ए पर्सन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेसिकली कि ए पर्सन फेल्स टू डिलीवर गुड्स एज प्रॉमिस्ड इन सेल्स एग्रीमेंट। तो देखिए सेल्स एग्रीमेंट में अगर कोई प्रॉमिस की गई थी उसको फुलफिल नहीं किया जाता है, तो उसके लिए तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट रेमेडी है, क्योंकि इसमें ज्यादा हमको मिलेगा, या जितना मेरा लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में उस हिसाब से हमको मिलेगा, तो वो ज्यादा अच्छा है, अप्रोप्रिएट है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है कि एन इंडिविजुअल ड्राइव्स नेग्लिजेंटली कॉजिंग इंजरी टू अ पेडेस्ट्रियन। एक इंडिविजुअल जो है नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से पेडेस्ट्रियन को हिट कर देता है, एक राहगीर जो चल रहा होता है सड़क पे उसको जो है हिट कर देता है। तो ये तो टॉर्ट में ज़्यादा अच्छा रेमेडी है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लेम करना से अच्छा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली यहाँ क्लेम भी नहीं होगा, लेकिन टॉर्ट जो है वो इसमें सही अप्रोप्रिएट रेमेडी है। ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेटमेंट नंबर 4 देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट्स अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेट ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट टर्म को ब्रीच करता है एक कॉन्ट्रैक्टर, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म है, तो फिर अगेन वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा अच्छा अप्रोप्रिएट रेमेडीज होगा। सो हमारा 1 और 3 जो है वो ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ टॉर्ट बट नॉट नेसेसरी फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा इसेंशियल एलिमेंट्स टॉर्ट के लिए तो है, इसेंशियल है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वैसे तो यहाँ ऑप्शन थोड़ा इजी है, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको उल्टा देख सकते हैं। जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो जो आएगा, जो जो इसेंशियल होगा उसको तो हटा लीजिए सबसे पहले, है ना। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा इसमें, यानी कि 3 वाला जहां जहां है वो तो हट गया, बी और डी नहीं होगा आंसर, हमारा आंसर ए और सी में ही होगा। ए और सी में 1 और 2 दोनों है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसको देख लेंगे। अगर ऑप्शन टफ रहता तो, यहाँ तो आसान ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टॉर्ट में ड्यूटी ऑफ केयर और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये तो टॉर्ट के डेफिनेशन में ही आता है ना, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, तो ये टॉर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 तो है। अब 4 में देखेंगे आप, तो 4 ऑप्शन है रिजल्टिंग हार्म और डैमेज, है ना। देखिए रिजल्टिंग हार्म और डैमेज तो दोनों ही केस में, टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही केस में रेलेवेंट हो सकता है या एसेंशियल हो सकता है ना।
अब वहाँ जरूरी नहीं है हार्म और डैमेज, तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखे तो वो क्वेश्चन स्पेसिफिक वहाँ पे हम लोग डिस्कस किया था कि है ना, वहाँ पे जो ऑप्शन था कि हार्म जरूरी नहीं है, जो ऑप्शन यहाँ देखिए हम लोगों ने जो डिस्कस किया, हाँ, कि टॉट डू नॉट रिक्वायर प्रूफ ऑफ हार्म वेयर एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डू, है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डू। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि टॉट जो है प्रूफ ऑफ हार्म जरूरी नहीं है लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उसमें मैंने स्पेसिफिक आपको एग्जांपल देके बताया था कि उस स्पेसिफिक केस में ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ पे रिजल्टिंग जो हार्म और डैमेज है ये इसेंशियल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी है और टॉर्ट का भी है, तो ये यहाँ हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे टॉर्ट के एसेंशियल्स के बारे में पूछा है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं होना चाहिए, नेसेसरली नहीं होना चाहिए। तो क्या है ऑप्शन हमारा 1 2 इज द करेक्ट, 1 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। देखिए रिजल्टिंग हार्म और डैमेज जनरली रिक्वायर्ड फॉर बोथ टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ भी वर्ड जनरली यूज किया गया है, स्पेसिफिक केस में डिफर कर सकता है लेकिन जनरली दोनों में जरूरी है। तो इसेंशियल जब भी हम देखते हैं तो वहाँ जनरल टर्म्स देखते हैं और एक्सेप्शन जो है हम केस लॉ के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि मैच द फॉलोइंग है टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सही डिस्क्रिप्शन को मैच करिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है हमारा टॉर्ट। टॉर्ट क्या है, अगर इस तरह का देखिए, इसमें अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगे कभी स्टेटमेंट्स या कुछ इस तरह का इधर ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे, तो जो सबसे पहला है ना उसको जो सबसे पहले आपको डायरेक्ट दिख गया, क्योंकि समय भी बचाना होता है, तो डायरेक्ट जो आपको दिख जाए इसमें से उसको सबसे पहले मैच कर लीजिए, उससे ऑप्शन जो है हमारा कवर हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन मैंने ज्यादा टफ नहीं बनाया है ना, क्योंकि यहाँ पे वन का बी सब में अलग है, ऑप्शन टफ होता अगर जैसे वन का बी वन का बी वन का बी 3 में रहता, यहाँ तक सब सेम रहता ऑप्शन, मतलब ऐसा 2 ऑप्शन होना चाहिए था जहाँ यहाँ तक सब सेम रहता और ये वाला चेंज हो जाता, है ना, तो वो क्वेश्चन टफ हो जाता है। लेकिन यहाँ हमने ऑप्शन चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देखिए इनमें से कोई भी ऑप्शन जो भी आपको लगे और उससे सॉल्व कर लीजिए। जैसे हमको तो अभी डायरेक्ट दिखा, जैसे जैसे हम देखे ना, तो हमको सबसे पहले ड्यूटी ऑफ केयर दिख गया, ड्यूटी ऑफ केयर का हमको दिखा लीगल प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड इन नेग्लिजेंस केस, है ना, ये नेग्लिजेंस के केस में ड्यूटी ऑफ केयर, है ना, तो ये हमको सबसे पहले अभी दिखा। थ्री का डी कौन से 2 ऑप्शन में हमको दिख रहा है, ए और बी, तो हमारा 50% तो हो गया। बाकी कोई भी देख लीजिए, वैसे तो यहाँ सब इजी ही आपको लगेगा लेकिन कोई भी देख लेते हैं। उसके बाद देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो कोर्ट ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्ट प्रॉमिस्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो 4 का ई, अब 3 का डी और 4 का ई एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए होने का पॉसिबिलिटी ऑप्शन ए ही होगा। अब कुछ और भी मैच कर लीजिए, जैसे टॉर्ट का बी, लीगल रेमेडी ऑफन इन्वॉल्व्स डैमेजेस फॉर पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज, तो ये भी सही है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, और कंपनसेटरी डैमेज का कंपनसेशन एम्ड टू रीस्टोर द इंजर्ड पार्टी पोजीशन, है ना। यहाँ ऑप्शन इजी था इसलिए वैसे भी आप कर सकते थे, लेकिन जब टफ ऑप्शंस रहे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन इज कंसीडर्ड अ फाउंडेशनल केस फॉर टॉर्ट लॉ रेदर देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स ये साबित करता है, ये एक्सप्लेन करता है कि डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन जो है वो फाउंडेशनल केस है टॉर्ट लॉ का, ना कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है इट डील्ट विद द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है। तो नहीं, ऐसा कैसे, ऐसा अगर होगा तो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्ट लॉ तो नहीं होगा। इट एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट ड्यूटी ऑफ केयर इज ओड टू एनीवन हु कुड फोर्सिबली बी हार्म्ड बाय वंस एक्शन, मतलब किसी के एक्शन से किसी पर्सन को अगर हार्म हो जाता है, उस प्रिंसिपल को में उस केस में जो है ये इस्टेब्लिश करता है एक ड्यूटी ऑफ केयर। तो यस, ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट टॉर्ट लॉ से रिलेटेड है और टॉर्ट लॉ से एकदम क्लोजली रिलेटेड है। डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन में यही चीज हिल्ड भी किया गया था, सॉरी। और ऑप्शन सी देखेंगे, इट फोकस ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, नहीं, इसमें तो नहीं है। इट रिक्वायर्ड पार्टीज टू फुलफिल कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोमिसेस, ये भी नहीं है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोमिसेस के बियॉन्ड, जहां कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोमिसेस नहीं है वहां भी ये इस्तेमाल होगा, यही डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ साफ तौर पे करेक्ट आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम।
In what way did Donkey versus Stevenson impact the scope of liability in tort law compared to breach of contract law? देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन के केस में जो स्कोप ऑफ लाइबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट के केस में से डिफरेंट कैसे है ना? स्कोप ऑफ लाइबिलिटी जो है वो टॉर्ट लॉ के अंदर कैसा है? तो ऑप्शन स्टेटमेंट्स देख लेते हैं पहले। इट एक्सटेंडेड लाइबिलिटी टू पार्टीज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आएगा सही डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन के केस के अकॉर्डिंग? तो इट एक्सटेंडेड लाइबिलिटी टू पार्टीज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट, यही यही बात तो हुआ था। मैन्युफैक्चरर और जो हमारा कस्टमर है उससे, मैन्युफैक्चरर का जो प्रोडक्ट है उससे अगर कोई हार्म हुआ, डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन के केस में आपको याद होगा एक स्नेल जो पाया गया था एक बियर बोतल में, तो उसमें मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, कस्टमर तो उससे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो होलसेलर होगा या रिटेलर है वो है, लेकिन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो है बेसिकली जो कस्टमर है वो तो नहीं है, लेकिन वहां तक उसके प्रति भी ड्यूटी ऑफ केयर वो करता है, लाइबिलिटी जो है एक्सटेंड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कन्फाइंड लाइबिलिटी, नहीं तो कन्फाइंड तो नहीं करता। इट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सिएबल हार्म इन टॉर्ट लॉ, इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सिएबल हार्म इन टॉर्ट लॉ। हाँ, फोर्सिएबल हार्म, जो हार्म आप फोर्सी कर सकते हैं, मतलब उसको आप देख सकते हैं या अंदाजा आपको साफ तौर पे ये थोड़ा भी आप अगर रीजनेबल माइंड यूज कीजिएगा तो आपको पता चल सकता है कि हाँ ये हार्म हो सकता है अगर हम डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जैसे एग्जांपल में डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपको फोर्सिएबल हार्म तो दिख रहा है ना कि डायरेक्ट हार्म जो है हमारा कस्टमर को होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन के केस में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और थर्ड स्टेटमेंट हम देखें, फोर्थ स्टेटमेंट हम देखें, इट लिमिटेड द एबिलिटी टू क्लेम फॉर इकोनॉमिक लॉसेस विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। बिना कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो इकोनॉमिक लॉस होता है उसके लाइबिलिटी को, उसके जो एबिलिटी उसको लिमिट कर देता है। ऐसा नहीं है, है ना? इसमें तो लिमिट नहीं करता, बेसिकली एक्सटेंड कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेटमेंट 4 गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ओनली 1 एंड 3 इज द करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो कुड रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस? इनमें से कौन सा सिनेरियो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस भी हो सकता है? ठीक है। अगेन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आइए ऑप्शंस देख, स्टेटमेंट्स पहले देखते हैं। अ ड्राइवर्स नेग्लिजेंस कॉजेज इंजरी टू अ रेलवे पैसेंजर मेकिंग द रेलवे अथॉरिटीज लायबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। ठीक है, ड्राइवर के नेग्लिजेंस के वजह से रेलवे पैसेंजर को इंजरी होती है और इससे रेलवे अथॉरिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस दोनों के लिए लायबल होता है। यस, दोनों के लिए होगा। इस पे हम लोगों ने एक केस लॉ भी देखा, इस पे हम लोगों ने केस भी डिस्कस किया था एक केस में। अब सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा, सेकंड स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट और ऑप्शन बार बार कंफ्यूज गलत बोलते रहे, लेकिन स्टेटमेंट जो है हमारा वो है कि एक होम ओनर hires a contractor to fix a roof and contractor's substandard work leads to roof collapse causing property damage। एक पर्सन को बुलाया एक रूम ओनर जो है वो पर्सन को बुलाता है कि रूफ जो है छत पे कुछ रिपेयर करवाने के लिए बुलाता है, और लेकिन उसने सही तरीके से काम नहीं किया जिसकी वजह से उसको प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। तो ये भी नेग्लिजेंस भी हो, टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस भी है यहाँ पे, क्योंकि उसने सब स्टैंडर्ड वर्क किया यानी नेग्लिजेंट वर्क किया और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही। तो ये भी हमारा दोनों के लिए यहाँ पे दोनों तरह का लाइबिलिटी अराइज हो सकता है ना? थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है पर्सन लीव्स देयर हाउस, सॉरी लीव्स देयर हॉर्स विद अ नेबर फॉर अ वीक। एक पर्सन अपने नेबर के पास अपना एक घोड़ा छोड़ के जाता है, लेकिन नेबर जो है सही तरीके से उसको भोजन नहीं कराता है जिसकी वजह से वो मर जाता है, स्टारवेशन से, भूखमरी से मर जाता है। और ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, उसने बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया और टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस भी कमिट किया। यस, ये दोनों ही केस में ये दोनों ही चीज हो सकता है, मतलब इस केस में ये दोनों ही चीज हो सकता है। ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का ब्रीच भी है, बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और टॉर्ट, नेग्लिजेंस ऑफ टॉर्ट जो है वो भी यहाँ कमिट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा सही है। A company fails to deliver goods on time as per the sales agreement causing financial loss to a buyer। देखिए फाइनेंशियल लॉस होता है सेल्स एग्रीमेंट के वाले, सेल्स एग्रीमेंट के फेल कर जाने की वजह से, एज पर द सेल्स एग्रीमेंट्स काम नहीं किया गया, डिलीवर गुड्स नहीं किया गया, तो बायर को फाइनेंशियल लॉस होता है।
इसके लिए जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा इसमें। इसमें आपको टॉर्ट का केस नहीं है, क्योंकि सेल्स एग्रीमेंट के हिसाब से उसने कार्य नहीं किया, है ना। तो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स क्रिएट हो रहा है, लेकिन टॉर्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर, और वैसे भी आप देखें तो हमारा सारा ऑप्शन तो है नहीं, 1 2 3 4 कहीं नहीं है, तो 1 2 और 4, और एक चीज और कि 2 जो है उसमें होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या है, वैसे भी बन रहा है 1 2 एंड 3। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सब में टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस आएगा। देखिए टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस यहाँ भी आया, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में भी है, थर्ड ऑप्शन में भी, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस जरूरी नहीं है ना, नेग्लिजेंटली हमेशा जरूरी नहीं है कि नेग्लिजेंस की वजह से ही हुआ हो, तो उस केस में जो है नहीं होगा, है ना। अब नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, विच केस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फैलेसी। देखिए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्टियस लायबिलिटी का जो हम लोग डिस्कशन किए थे, उसमें ये क्वेश्चन बांगिया से ही मैंने बनाया। तो ये केस कभी भी आ सकता है, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट का जो केस है टॉर्टियस लायबिलिटी में, पहली बार किस केस में डिस्कस हुआ, तो ये केस था विंटर बॉटम वर्सेस राइट। और किस केस में ये सॉल्व हो गया, है ना, इस जो फैलेसी क्रिएट हुई थी, इसको इस केस किस केस में सॉल्व हो गया, वो है डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन, है ना, उस केस में ये सॉल्व हो गया जो फैलेसी क्रिएट हुई थी। ठीक है, देखिए ये नोशन जो है लेटर डीबंक, मतलब खत्म हो गया डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन के केस में। विंटर बॉटम वर्सेस राइट, ये केस ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्टियस लायबिलिटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स या कौन कौन सा स्टेटमेंट्स सही है जो कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्टियस लायबिलिटी के रिलेशनशिप के बारे में, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि पर्सन कैन सू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ दे आर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ए पर्सन कैन सू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, ओनली इफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, नहीं नहीं नहीं, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये मीनिंग होता है, लेकिन टॉर्टियस लायबिलिटी के केस में ऐसा नहीं है ना। तभी तो हम लोगों ने डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन भी देखा, मार्क मैन्युफैक्चरर और कस्टमर, है ना, वहां पे रिलेट हो रहे हैं, कस्टमर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखें, पर्सन कैन सू फॉर टॉर्टियस लायबिलिटी इवन इफ दे आर नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, यस यही तो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्टियस लायबिलिटी, इस पे डिस्कशन टू सही है हमारा। इन द केस ऑफ डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन एस्टैब्लिश्ड दैट अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप इज नेसेसरी फॉर टॉर्टियस लायबिलिटी, नहीं यही तो नहीं बोला था, है ना, टॉर्टियस कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नेसेसरी नहीं है, यही तो बोला गया, तो ये गलत है, हमारा ऑप्शन 3 नहीं होगा। In Claus Mitchell Bechert versus East India Hotels Limited, the plaintiff was allowed to sue despite being a stranger to the contract. Yes, इस केस में को पायलट वाला जो केस हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, और ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको देखने को मिलेगा, बताया भी थे हम आपको। तो ये केस जो है ये केस बेसिकली जो है आप ध्यान में रखेंगे, और ये ऑप्शन जो है हमारा सही हो, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसमें प्लेंटिफ जो है पार्टी नहीं था, है ना, प्लेंटिफ तो जो वहाँ का फ्रांस जो कंपनी थी, या फ्रेंच जो बेसिकली जो एयरलाइन कंपनी थी, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो होटल से, लेकिन वहाँ पे वो को पायलट के रूप में उन्होंने, एक क्लॉस मिचेल बैचर्ड थे, उन्होंने वो रुके थे, और उनको डाइविंग के दौरान, है ना, उसमें सर में चोट आ गई थी और पूरे बॉडी में इंजरी हो गई थी उनको, तो इस केस में प्लेंटिफ को सू करने के लिए अलाउ किया गया था, डिस्पाइट कि वो स्ट्रेंजर थे कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो कैन एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंग इन एक्शन इन टॉर्ट। इनमें से कौन से केस में इंडिविजुअल जो पार्टी नहीं है उसको भी अलाउ किया जाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं है उनको वो एक्शन ला सकते हैं टॉर्ट के अंदर, है ना, इनमें से कौन से केस में। तो आइए देखते हैं, स्टेटमेंट 1 है, रेलवे पैसेंजर इज इंजर्ड ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द रेलवे अथॉरिटीज, बिल्कुल, है ना, रेलवे अथॉरिटी के अगर रेलवे पैसेंजर इंजर्ड होते हैं तो वो नेग्लिजेंस, रेलवे अथॉरिटी के नेग्लिजेंस के लिए जो है एक्शन ला सकते हैं। सेकंड, ए को पायलट इज इंजर्ड ड्यू टू डिफेक्टिव स्विमिंग पूल डिजाइन एट होटल कॉन्ट्रैक्टेड बाय हिज एम्प्लॉयर, है ना, को पायलट इज इंजर्ड, को पायलट इंजर्ड हो जाता है डिफेक्टिव स्विमिंग पूल में, है ना, क्लॉस मिचेल बैचर्ड का केस इसी पे बेस्ड था।
तो ये भी जो है हमारा ऑप्शन जो है ये सही है, मतलब ये ऑप्शन जो है इस केस में एक्शन टॉर्ट का लाया जा सकता है। ए कंज्यूमर इज हार्म बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी दैट हैज नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द कंज्यूमर। ये तो हमने आपको बार बार बताया, डोंगिवर्स प्रिवेंशन, ये भी सही है, हमारा ऑप्शन है 1 2 3 अभी तक आ गया, और 4 कहीं है नहीं तो ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन फिर भी 4 हम लोग देख लेते हैं। एन इंडिविजुअल फेल्स टू रिसीव गुड्स फ्रॉम सेलर ऑन टाइम रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉस। तो नहीं, ये स्टेटमेंट अभी हम लोग एक और स्टेटमेंट हम लोग देखे थे इसी तरह का, तो ये तो बेसिकली नहीं है वैसे भी। तो 1 2 एंड 3 हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो फेल्योर टू रिसीव गुड्स ऑन टाइम ये जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फॉल करता है, ना कि टॉर्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज कैन अ थर्ड पार्टी नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रिंग एन एक्शन इन टॉर्ट। सो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी, इन किस केस में, इनमें से किन कौन से केस में एक्शन लाया जा सकता है टॉर्ट का। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए कंज्यूमर इज इंजर्ड बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी विथ नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द कंज्यूमर। हाँ, तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा पिछले ऑप्शन में भी, और अभी स्टेटमेंट ये जो है हमारा सही है, ये स्टेटमेंट होगा, टॉर्ट का केस लाया जा सकता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए। एन एम्प्लॉई इज हार्म बाय अनसेफ वर्किंग कंडीशंस ड्यू टू एम्प्लॉयर्स नेग्लिजेंस डिस्पाइट नॉट बीइंग अ पार्टी टू अ स्पेसिफिक सेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट। अनसेफ वर्किंग कंडीशंस के वजह से तो डेफिनेटली यहाँ पे हम टॉर्ट का केस ला सकते हैं, है ना। और देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया था आपको, बुक जब पढ़िएगा ना तो उसमें सारा कुछ आपको मिल जाता है ना, कोई इधर उधर का नहीं, बस आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है और एक दो तीन बार आपको उसको रिवाइज करना पड़ता है ना। तो आप देखिएगा, अभी ये चीज आपको उस समय भी हम बताए थे, अब छोटा में ही बताए होंगे, कम में ही बताए होंगे, लेकिन बताए होंगे कि देखिए कुछ टॉर्ट का कुछ स्पेसिफिक जो होता है ना, टॉर्ट वैसे किसी से पूछिएगा तो टॉर्ट क्या, टॉर्ट का एक्ट बना हुआ है, कोड है क्या कोई टॉर्ट का, तो बोलेगा कोई, सब लोग अधिकतर क्योंकि वही रटा हुआ है तो बोल देगा नहीं नहीं नहीं, टॉर्ट का तो कोई ये नहीं होता है, कोई स्टैट्यूट्स नहीं है, ऐसा नहीं है। टॉर्ट जो जनरल टॉर्ट्स है उसका नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टॉर्ट का लेजिस्लेशन है। जैसे आप देखें लेबर लॉ के अंदर, है ना, तो वहाँ पे सेफ इन वर्किंग कंडीशंस, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस उसके लिए है, वो भी टॉर्ट ही हो है ना, एक तरह का। वहाँ पे कुछ चीज है, सारा नहीं, लेकिन कुछ चीज वहाँ पे टॉर्ट है। इसी तरह से डिफेमेशन, है ना, उसका है। तो ये सारा कुछ तब आपको पता चलेगा जब आप बुक रीडिंग करेंगे। केवल नोट्स से आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि टॉर्ट का में कोई टॉर्ट जो है वो रिटन फॉर्म में नहीं होता है ना, मतलब रिटन इन द सेंस कि कोई उसका कोड नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे लिए, ये भी यहाँ पे टॉर्ट का एक्शन लाया जा सकता है। थर्ड है, बाई स्टैंडर्ड इज इंजर्ड बाई कॉन्ट्रैक्टर्स नेग्लिजेंस व्हाइल परफॉर्मिंग वर्क फॉर अ क्लाइंट। एक बाई स्टैंडर्ड मतलब वहाँ पे जो खड़ा पर्सन रहता है उसको हिट हो जाता है, तो ये भी, इसमें भी टॉर्ट का एक्शन लाया जा सकता है। परचेजर सू सेलर फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर वहाँ पे टॉर्ट का केस लाना नहीं लाया जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा, वैसे भी ऑप्शन 4 नहीं है, तो हम लोग वैसे भी ऑप्शन इस तरह से दी गई है कि 1 2 3 4 है ही नहीं, तो 4 नंबर तो वैसे भी हम नहीं देखेंगे, है ना, ऑप्शन बी। ये सब फास्ट के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो हम लोग सारा ऑप्शन देख ले रहे हैं, अदरवाइज तो फिर। और फ्रेंड्स, जो ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसका मैक्सिमम टाइम जो आपको लगना चाहिए वो 15 मिनट लगना चाहिए, 15 मिनट्स। वीडियो भले हमारा 40 मिनट का चल जाए, 50 मिनट का चल जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग सारा कुछ धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। और लेकिन आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए था इसमें, है ना। ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कौन सा स्टेटमेंट प्राइमरी डिस्टिंक्शन बताता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है, प्राइमरी डिस्टिंक्शन बताता है टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रस्ट का, है ना, ट्रस्ट के बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या है। पहला ऑप्शन है कि टॉर्ट इन्वॉल्व अ वायलेशन ऑफ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, व्हाइल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन्वॉल्व अ वायलेशन ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी एंड ऑलवेज रिजल्ट इन इक्विटेबल रेमेडीज। देखिए, इसमें काफी सारा स्टेटमेंट तो सही था, लेकिन काफी चीज को गड़बड़ कर दिया, है ना। 3 स्टेटमेंट एक ही में था। टॉर्ट इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, सही है। व्हाइल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी, ये भी सही है। लेकिन एंड ऑलवेज रिजल्ट इन इक्विटेबल रेमेडीज नहीं, है ना, ऐसा नहीं है ना, ऑलवेज रिजल्ट इन इक्विटेबल रेमेडीज ये नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। डॉट रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी इन्वॉल्व, ये तो अभी कितना बार देखे, ये भी नहीं है।
Tort encompasses both intentional and unintentional act causing harm. Tort encompasses both intentional and unintentional act causing harm, while breach of trust always involves intentional mismanagement of entrusted property or funds. ये भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, टॉर्ट कैन अराइज इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट वेयर एज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आर स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू independently of any contract. ये स्टेटमेंट सही है। Whereas breach of trust are strictly related to misappropriation or mishandling of assets within a fiduciary relationship, है ना। तो ये तो डेफिनेशन है breach of trust के अंदर। तो ये ऑप्शन नंबर डी है जो वही ऑप्शन जो है इसमें सबसे परफेक्ट है, सबसे सही डिस्टिंक्शन है, प्राइमरी डिस्टिंक्शन यही है। देखिए यही चीज है, एक्सप्लेनेशन हमने आप एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। जैसे टॉट इनकम्पासेस बोथ इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल एक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लेकिन are specifically related to miss within a fiduciary relationship, often involving intentional act, but not necessarily always resulting in equitable remedies, है ना। तो इन ये इक्विटेबल रेमेडीज जरूरी नहीं है। ये जो है हम लोगों ने देख लिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, which of the following scenario best exemplifies a breach of trust rather than a tort, considering various fiduciary duties and legal responsibilities। तो इनमें से कौन सा सिनेरियो जो है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को इंडिकेट करता है रेदर देन अ टॉर्ट। तो बेसिकली चूंकि हम लोग टॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं, टॉर्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में, तो आइए उससे सॉल्व करते हैं इसको। एन एम्प्लॉई negligently leaves confidential client files in a public place resulting in data breaches and identity theft। देखिए यहाँ पे जो होगा वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, यहाँ रेदर देन अ टॉर्ट, ये टॉर्ट का है क्योंकि यहाँ फिड्यूशियरी ड्यूटी जो है उस तरह का नहीं है। आगे वैसे ऑप्शंस और भी देखते हैं, बेस्ट ऑप्शंस हमेशा देखना होता है, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पलीफाइज, तो बेस्ट देखते हैं, सारे स्टेटमेंट्स देखना पड़ेगा, उसके बाद हम कह सकते हैं। ट्रस्टी इन्वेस्ट ट्रस्ट फंड इन हाई रिस्क वेंचर विदाउट बेनिफिशियरीज कंसेंट लीडिंग टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस। यस, इस केस में उसको ट्रस्टी बनाया ही जाता है इसलिए कि वो जो है पर्सन के लिए काम करे, है ना, उस तरह से उसके फाइनेंशियल जो चीजें हैं उनको हैंडल करे। लेकिन उसने हाई रिस्क वेंचर में फंड लगा दिया और बेनिफिशियरी से कोई पूछा ही नहीं, तो उसने क्या किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। यहाँ पे फिड्यूशियरी ड्यूटीज का उसने ब्रीच किया, तो ये जो है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दिख रहा है। अभी तक का सबसे अच्छा यही है। थर्ड ऑप्शन है, लैंडलॉर्ड फेल्स टू रिपेयर हैजार्डियस कंडीशन इन रेंटेड प्रॉपर्टी कॉजिंग इंजरी टू अ टेनेंट। तो ये तो समझिए कि एक तरह से टॉर्ट का केस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे नहीं होगा। एक इस तरह का हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पे हालांकि हुआ क्या था कि वहाँ पे आप देखेंगे एक बार केस लॉ टॉर्ट में, आप बुक पेज पलट के देख लेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर एक्सीडेंटली डैमेज अ क्लाइंट्स प्रॉपर्टी व्हाइल परफॉर्मिंग एग्रीड अपॉन रिनोवेशन वर्क, है ना। कॉन्ट्रैक्टर एक्सीडेंटली डैमेजेज और क्लाइंट्स प्रॉपर्टी, एक्सीडेंटली डैमेज कर देता है क्लाइंट का प्रॉपर्टी जब वो परफॉर्म कर रिनोवेशन वर्क कर रहा हो। तो यहाँ पे वैसा कोई एक्ट नहीं हुआ ना कि जिससे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, है ना, ऐसा कोई नहीं हुआ। एक्सीडेंटली वैसे भी डैमेजेस हुआ है ना, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का वैसा कुछ नहीं हुआ। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमने बताया था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो एक्सप्लेनेशन में जो चीज हम लोगों ने देखा वही चीज है। अदर सिनेरियो जो है वो उसमें इन नेग्लिजेंस है या फेल्यूर टू अपहोल्ड ड्यूटी ऑफ केयर है, जैसे एक्सीडेंटली उसका डैमेज करना, ये ब्रीच ऑफ फिड्यूशियरी ट्रस्ट का ब्रीच नहीं है। ये क्या होता है एक पैरा में दिया हुआ है, वो आप जाके वहां पे बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ टॉर्ट एंड अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टॉर्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस को बताता है, बेस्टली नहीं, बेस्ट डिस्क्राइब करता है ना। तो स्टेटमेंट्स आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, टॉर्ट लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ व्हाइल क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। यस, ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस पे बेस्ड है। टॉर्ट क्लेम, सेकंड ऑप्शन है, टॉर्ट सेकंड स्टेटमेंट है, टॉर्ट क्लेम always require proof of intention to harm, whereas quasi contract claim do not require such proof। always require proof of intention to harm, नहीं भाई ऐसा कहाँ है ना, स्टेटमेंट ये गलत हो गया हमारा, ऐसा नहीं है।
थर्ड देखेंगे रेमेडीज फॉर टॉर्ट आर टिपिकली कंपनसेटरी डैमेजेस व्हाइल रेमेडीज फॉर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऑफन इन्वॉल्व रेस्टिट्यूशन टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। यस, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में रेमेडी जो प्रोवाइड की जाती है वो अनजस्ट इनरिचमेंट के रेस्टिट्यूशन के लिए की जाती है, मतलब वापस उसको उसी पोजीशन में ला देना जो पहले था। और रेमेडी और टॉर्ट जो है कंपनसेटरी डैमेजेस के लिए होता है। तो ये ऑप्शन 3 भी हमारा सही है। 1 और 3 जो है वो हमारा सही है। 2 ऑप्शन है तो 4 भी हम लोग को देखना पड़ेगा। टॉर्ट क्लेम कैन बी परस्यूड ओनली बाय डायरेक्ट victim of the wrongful act, while quasi contract can be pursued by any party affected by unjust enrichment. By any party affected by unjust enrichment, only by direct victims of the wrongful act, है ना। ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, है ना, ये पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट सही नहीं है। ओनली बाय डायरेक्ट विक्टिम टॉट इन रिलेशन टू डेथ, है ना, उस केस में हम लोग देखे थे, या शॉर्टनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ के केस में जब डेथ की स्थिति बनती है, तो हालांकि है ना वो स्टेटमेंट, इसलिए वहां पे टॉट वाला भी, ये भी पहला स्टेटमेंट भी सही नहीं है, और इसका जो अदर पार्ट जो स्टेटमेंट है वो भी सही नहीं है, ना। वाइल क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परस्यूड बाय एनी पार्टी अफेक्टेड बाय द अनजस्ट इनरिचमेंट, जो अफेक्टेड पार्टी नहीं है ना, जो पार्टी एक तरह से इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है, वो भी जो है क्लेम कर सकता है ना, ताकि फिर से वो वापस कर दे अगले पार्टी को। सो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, सॉरी ऑप्शन नंबर, हाँ नहीं 2 तो नहीं था ना, 1 एंड 3, 1 एंड 3 इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो बेस्ट इलस्ट्रेट अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट रेदर देन अ टॉर्ट। इनमें से कौन सा सिनेरियो जो है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को इलस्ट्रेट करता है, टॉर्ट को नहीं करता। पहला, ए पर्सन इज इंजर्ड ड्यू टू नेबर्स नेग्लिजेंस इन मेंटेनिंग देयर प्रॉपर्टी। ए पर्सन इज इंजर्ड ड्यू टू नेबर्स नेग्लिजेंस इन मेंटेनिंग देयर प्रॉपर्टी। तो यहाँ तो टॉर्ट है, नेगर्स नेग्लिजेंस है, प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करते हैं जिसकी वजह से पर्सन इंजर्ड हो जाता है, ये तो टॉर्ट में आ जाएगा। ए सर्विस प्रोवाइडर मिस्टेकनली परफॉर्म्स अ सर्विस फॉर रॉन्ग क्लाइंट हु देन बेनिफिट्स फ्रॉम द सर्विस, है ना। एक दूसरे पर्सन को जो है सर्विस प्रोवाइड कर देता है रॉन्ग क्लाइंट को, और वो उस जो सर्विस है उसका बेनिफिट ले लेता है, तो यही तो अनजस्ट इनरिचमेंट है, और ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 तो हमारा सही है। थर्ड देखते हैं, ड्राइवर कॉजेज एन एक्सीडेंट बाय रनिंग रेड लाइट इंजरिंग अनदर ड्राइवर, है ना, तो ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ये टॉर्ट के अंदर आ सकता है, टॉर्ट के अंदर आएगा, है ना, या ट्रैफिक वायलेशंस है। फोर्थ देखेंगे, एन इंडिविजुअल रिटेन पोजीशन ऑफ मनी विद डाटा दैट वाज मिस्टेकनली ट्रांसफर्ड इनटू देयर अकाउंट बाय थर्ड पार्टी, रिटेन कर लेता है जो मनी उसके पास मिस्टेकनली ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा अभी हाल फिलहाल में मेरा एक फ्रेंड के का हुआ था, है ना। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जब अदर अकाउंट में चला जाता है तो पर्सन जो है अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं कर सकता, है ना, कुछ लोग सोचता है कि आ गया मेरे अकाउंट में, मेरा हो गया, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन भी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का को इलस्ट्रेट करता है रेदर देन अ टॉर्ट। सो हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ भी ऑप्शन नंबर 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 और 4 जो है हमारा सही है ना। अनजस्ट इनरिचमेंट यहाँ भी हो रहा है, और अनजस्ट इनरिचमेंट ऑप्शन नंबर 4 में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इमली हायर्स अ कैटरिंग सर्विस फॉर हर वेडिंग, द caterers mistakenly deliver and set up the food for a different event at nearby venue benefiting the unintended recipients. Imli demands Imli, है ना, Imli demands compensation for loss she suffered due to caterer's mistake. What legal principle is Imli most likely relying on? Most likely किस पे रिलाई कर सकती है इमली, है ना, दूसरे कैटरिंग सर्विस उसने मंगाया था, है ना, उसने उससे जो है हायर किया उसने, और वो जाके दूसरे वेन्यू पे जाकर के जो है कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर देता है और वो ले भी लेता है ना। तो इस केस में किस पे सबसे ज्यादा रिलाई कर किया जा सकता है, इनमें से कौन से प्रिंसिपल से सबसे ज्यादा रिलाई किया जा सकता है ना, उस पर किस पे रिलाई करेगी, उसको जो लॉस हुआ उसके लिए, कंपनसेशन के लिए। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट फॉर रेस्टिट्यूशन, वो यहाँ पे ज्यादा सही होगा, है ना, ठीक है, ज्यादा सही है, क्योंकि इसको रेस्टिट्यूशन करवाना है, अपने को पुरानी स्थिति में लाना है, जैसे कि उसने उसको हायर किया ही नहीं था, है ना, तो वो उसके लिए जो है वहाँ पे उसी चीज को लेके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगी उस पर्सन से जिस पर्सन ने वो बेनिफिट को रिसीव कर लेता है उससे, है ना, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इमा इज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, ये स्टेटमेंट देख लीजिए, इस पे 3 सब क्वेश्चन है, 18 1, 18 ए, 18 बी, 18 सी, ठीक है, इसको पहले देख लीजिए क्या है इसमें।
देखिए ईमा एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है जिसने लोगान को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था उसको उसने हायर किया एक हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट इवेंट के लिए, है ना, उसमें फोटोग्राफी करने के लिए। एग्रीमेंट जो है ये था कि लोगान जो है वो एडिटेड फोटोग्राफ और हाईलाइटेड वीडियो जो है 2 वीक के अंदर, इवेंट के 2 वीक के अंदर जो है वो उसको डिलीवर करेगा। उसके नेग्लिजेंस की वजह से लोगान जो है एक्सीडेंटली ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, खुद के नेग्लिजेंस की वजह से लोगान जो है कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फोटो जो या हाईलाइटेड वीडियो है वो डिलीट कर हो जाता है उसकी वजह से। ईमा जो है इस चीज को जल्दी से भरपाई करने के लिए जो है एडिशनल कॉस्ट पे एक अदर जो है पर्सन को जो है हायर करती है, अदर फोटोग्राफर को हायर करती है ताकि कुछ इवेंट हाइलाइट्स जो है रिक्रिएट हो सके। और इसी बीच क्या होता है, लोगान जो है पेमेंट जो है एडवांस में रिसीव कर चुका होता है लेकिन उसने वापस उसको पे नहीं किया, रिटर्न उसने मनी रिटर्न नहीं किया फॉर अनडिलीवर्ड पोर्शन ऑफ सर्विसेज, मतलब उसने पूरा काम तो नहीं किया, कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन जो था वो जो है एक्सीडेंटली डिलीट हो गया था तो उसके लिए उसने पैसा वापस नहीं किया, है ना। और इसके अलावा इवेंट के समय जो है ओलिविया नाम का एक गेस्ट था जो बेसिकली इंजर्ड हो जाता है। लोगान का जो उसने अपना सेटअप करके रखा था उसमें इस तरह से उसका सेटअप था कि वो ओलिविया जो है वो इंजर्ड हो जाता है और वो कुछ समय तक जो है वर्क पे ही नहीं आ पाती है, काम पे नहीं आ पाती है ना। अब ये जो हमको पूरा का पूरा फैक्ट्स पता है, अब आइए इस फैक्ट्स पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इमाज लीगल क्लेम अगेंस्ट लोगान। ईमा का जो लीगल क्लेम है लोगान्स के अगेंस्ट वो किस केस में ला, मतलब क्या क्या में ला सकती है ना। तो आइए देखते हैं। टॉर्ट क्लेम फॉर नेग्लिजेंस एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्लेम फॉर अनजस्ट इनरिचमेंट। देखिए नेग्लिजेंस का लिए ला सकती है क्योंकि नेग्लिजेंट था पूरी तरह से, जो लोगान था उसको पता था कि प्रोफेशनल इवेंट चल रहा है लेकिन उसने नेग्लिजेंटली जो है वर्क किया और कैसे उसने डिलीट कर दिया, है ना। जब इतना हाई प्रोफाइल में उसको डबल मेमोरी या अदर चीज़ें साथ में कर रही हो करना चाहिए था लेकिन उसने नेग्लिजेंटली बिहेव किया तो वो तो सही है। और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी होगा क्योंकि उसने जो एडवांस्ड मनी है उसको रिटर्न नहीं किया तो अनजस्ट इनरिचमेंट उसने अपने पास रखा है, अनजस्ट इनरिचमेंट अपने आप को किया है तो इसके लिए भी ईमा डैमेजेज क्लेम कर सकती है ना, तो ये तो होगा। आइए अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं, वैसे ऑप्शंस ए ही होना है। बी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट क्लेम फॉर डिफेमेशन, नहीं डिफेमेशन का कोई बात नहीं है, सवाल नहीं है। उसके अलावा यहाँ ट्रेसपास का बात किया गया है जिसका कोई सवाल नहीं बनता है। टॉर्ट क्लेम फॉर इंटेंशनल हार्म एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशनल हार्म तो नहीं था, एक्सीडेंटल हर जगह यूज किया गया है तो वहाँ पे ये भी नहीं होगा। एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है भी तो यहाँ पे ये नहीं है होगा, इंटेंशनल हार्म का जिक्र नहीं है, एक्सीडेंटल हार्म है ना। लेकिन फिर भी ड्यूटी ऑफ केयर का वायलेशन है तो डॉट तो होगा लेकिन नेग्लिजेंस का होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी पे, व्हाट आर ओलिवियाज पोटेंशियल लीगल क्लेम अगेंस्ट लोगान। लोगान जो एक अदर वहाँ पे गेस्ट होते हैं उनको लॉस हो जाता है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कौन सा क्लेम ओलिविया जो है लोगान के अगेंस्ट ला सकते हैं। टॉर्ट क्लेम फॉर नेग्लिजेंस, हाँ नेग्लिजेंस का क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उसने जो सेटअप किया या जो उसने पूरी तरह से व्यवस्था किया वो उस तरह से नहीं उसने किया, किस तरह से किया कि ओलिविया को जो है डैमेज हो गया, है ना। उसके बाद देखिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन, नहीं यहाँ कोई क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वहां पे रेस्टिट्यूशन ऐसा तो नहीं होगा, ओलिविया का उसमें कोई लेना देना नहीं है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड सेफ कंडीशंस, इसमें भी नहीं है ऐसा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड सेफ कंडीशन प्रोवाइड करना ये लोगान का तो काम ही नहीं था, है ना। टॉर्ट क्लेम फॉर प्रीमाइसेस लाइबिलिटी, है ना, लेकिन देखिए टॉर्ट के क्लेम फॉर प्रीमाइसेस लाइबिलिटी एक लाइबिलिटी से रिलेटेड जो है ना 3-4 चैप्टर्स दिए गए हैं टॉर्ट में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स मांगिया में आप देखेंगे 3-4 चैप्टर्स दिए गए हैं तो वहां पे आप खास तौर पे उनको देखेंगे तो कुछ लाइबिलिटी है प्रीमाइसेस लाइबिलिटी, तो यहाँ पे उस इस केस के अंदर भी डैमेजेस क्लेम होगा, है ना, पोटेंशियल लीगल क्लेम एराइज होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 4 ये हमारा सही है। ठीक है, जैसे आप देखें अगर ओलिविया का जो उसने कैमरा इक्विपमेंट था वो केयरलेसली अच्छा से नहीं रखा था लोगान, जिसकी वजह से उसको इंजरी हुई, है ना। तो इसलिए इस केस में हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन था प्रोवाइड सेफ कंडीशंस
एडिशनल टॉर्ट क्लेम फॉर प्रीमाइसेस लायबिलिटी कुड अप्लाई, प्रीमाइसेस लायबिलिटी अराइज हो सकता है फॉर इंश्योरिंग सेफ कंडीशंस एट द इवेंट, है ना, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा यहाँ पे, है ना, ये नहीं होगा, लेकिन टॉर्ट क्लेम फॉर प्रीमाइसेस लायबिलिटी अराइज होगा, है ना। तो इसमें आप देखेंगे ये जो हम लोग डिस्कस करेंगे लायबिलिटी से रिलेटेड, है ना, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, इफ लोगान रिफ्यूजेस टू रिटर्न द मनी पेड इन एडवांस डिस्पाइट नॉट डिलीवरिंग द फुल सर्विसेज, व्हाट लीगल प्रिंसिपल कैन एनी रिलाई ऑन रिकवर ऑन टू रिकवर हर पेमेंट। अगर लोगान जो है वो पैसा देने से मना कर देता है जबकि उसने फुल सर्विस प्रोवाइड नहीं की, जो उसको 2 वीक के अंदर पूरा दे देना था, तो इसके लिए रिकवर करनी क्या ईमा कौन से प्रिंसिपल्स पे रिलाई कर सकती है। तो देखिए इसमें भी क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि रिकवर करना है पेमेंट को, तो अनजस्ट इनरिचमेंट का, क्योंकि उसने सर्विस दी नहीं तो उसने अनजस्ट इनरिचमेंट किया, है ना। अगर उसने कुछ मान लीजिए कुछ नेग्लिजेंट किया होता लेकिन उसने सिग्निफिकेंट पोर्शन ही प्रोवाइड नहीं किया, यानी फुल सर्विसेज उसने रेंडर ही नहीं किया, तो उसका जो इनरिचमेंट उसने अपने आप को किया है ना, जो अपने बेनिफिट्स उसने अपने आप अपने पास रख लिया, वो अनजस्ट इनरिचमेंट था। तो ये क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का इसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टॉर्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। टॉर्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्टिंग्विश कौन करता है, डिस्टिंक्शन कौन बताता है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, है ना। ये देखिए जितना भी क्वेश्चन है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आज आपका क्लियर हो जाएगा। टॉर्ट क्लेम ऑफन सीक अनलिक्विडेटेड डैमेजेज व्हाइल क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्लेम इन्वॉल्व लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। हाँ ऐसा है ना, ऑफन अनलिक्विडेटेड डैमेज ही होता है टॉर्ट में। इसके अलावा और भी कुछ हम लोग देखे थे कंपनसेशन, अलग अलग तरह का कंपनसेशन, जैसे इंजंक्शन हुआ, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, वो टॉर्ट के अंदर हम लोग देखा था। और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी ही इन्वॉल्व होता है। टॉर्ट लॉ के अंदर ड्यूटी जो है वो पर्सन टुवर्ड पर्सन जनरली, है ना, सारे पर्सन के ऊपर, जबकि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में जो है स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर ड्यूटी वो होता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। टॉर्ट लॉ प्रोवाइड्स वेरियस रेमेडी अपार्ट फ्रॉम डैमेजेज। टॉर्ट लॉ जो है डैमेजेज के अलावा और भी तरह का रेमेडी प्रोवाइड करता है, जैसे इंजंक्शन हो गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज हो गए, है ना, इन तरह के जो है वो भी प्रोवाइड कर किया जाता है। लेकिन क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में मॉनेटरी कंपनसेशन होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अ क्लेम इन टॉर्ट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ फॉल्ट व्हाइल क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्लेम रिक्वायर प्रूफ ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। हाँ बिल्कुल, टॉर्ट के केस में प्रूफ ऑफ फॉल्ट देखते हैं, फॉल्ट है ना था कि नहीं, और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के केस में अनजस्ट इनरिचमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट्स हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉर्ट कैन बी वेव्ड allowing the plaintiff to seek a quasi judicial remedy। इनमें से कौन सा, ये जो है बांगिया का ही क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन है फ्रेंड्स अधिकतर बांगिया के डायरेक्ट क्वेश्चन हमने बनाया। तो आप देखेंगे इनमें से कौन सा जो टॉर्ट कौन सा केस है जहां पे टॉर्ट को वेव किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट फर्स्ट ही चैप्टर में दिया हुआ है, तो डिफेमेशन को छोड़ दे तो बाकी इन तीनों केसेस में क्या है, टॉर्ट का केस, टॉर्ट को वेव किया जा सकता है। और जब आप एक बार टॉर्ट को वेव कर दीजिएगा तो क्वाजी जुडिशियल रेमेडी, जो क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल रेमेडी है आप वो ले सकते हैं, है ना। अच्छा हम लोग ये देखे थे कि टॉर्ट और क्राइम दोनों में ही जा सकते हैं, लेकिन दोनों ही सिविल नेचर में आप नहीं जा सकते, है ना। जैसे टॉर्ट भी आप दोनों सेम ही टाइप का कंपनसेशन प्रोवाइड करता है, एकदम सेम एग्जैक्ट, तो फिर वहां पे जाना सही नहीं। तो आप टॉर्ट को वेव करेंगे तो आप क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल रेमेडी में जा सकते हैं, डिफेमेशन में आप केस में ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए है वो करेक्ट है इसमें। ठीक है, which of the following case support the view that the categories of tort are not closed and that new torts can be created। इनमें से कौन सा केस ये सपोर्ट करता है कि टॉर्ट जो है, कैटेगरी ऑफ टॉर्ट जो है वो क्लोज नहीं है और न्यू टॉर्ट कैन क्रिएट किया जा सकता है ना। बेसिकली वो लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स वाला जो डिस्कशन है उस पर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। देखिए पैस्ले वर्सेस फ्रीमैन, ये जो था केस वो टॉर्ट ऑफ डेसिट का केस था। इसी तरह से रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस रिलोफिस्टिक लायबिलिटी का केस राइज हुआ था। विंस मोर वर्सेस ग्रीन बैंक का केस में इंड्यूसमेंट टू वाइफ टू लीव हरसमेंट इस पे रिलेटेड था। रूक्स वर्सेस बर्नार्ड टॉर्ट ऑफ इंटिमिडेशन का केस था, है ना। ये चारों एकदम एग्जैक्टली था। इस क्वेश्चन को हम 3 मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में कर रहे थे, है ना, लेकिन फिर हमने कहा कि इसको बाद में हम लोग उस तरह से भी एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये जो चारों के चारों स्टेटमेंट है, चारों के चारों स्टेटमेंट जो है टॉर्ट से रिलेट करता है, और सारे में नए तरह का टॉर्ट को आइडेंटिफाई किया गया है ना। यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल आ गया, है ना, यहाँ पे डेसिट का टॉर्ट आया,
यहाँ पे इंड्यूसमेंट का बात आया, यहाँ इंटिमिडेशन का बात आया, तो डिफरेंट तरह का टॉट्स जो है सामने आया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 22, विच थिंकर मेड अ मॉडिफिकेशन टू देयर ऑन थियरी, है ना, एंड व्हाट वाज द मॉडिफिकेशन। स्टेटमेंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा थियरी को, अपने थियरी को किसने मॉडिफाई किया था और मॉडिफिकेशन क्या था। Dr. Jenks modified his view to accept that new dots could be created only if similar to existing one. New dots could be created only if similar to existing one. नहीं ऐसा, देखिए डॉक्टर जेम्स का तो इसमें स्टेटमेंट नहीं है ना। विनफील्ड का देखते हैं, आगे देखते हैं, मतलब विनफील्ड modified his stand acknowledged that both the first broad view and the second the narrow theory of dot law theories of dot law as correct, है ना। यस यही स्टेटमेंट सही है। बेसिकली ये भी लॉ ऑफ डॉट और लॉ ऑफ डॉट्स का डिस्कशन पे ही बेस्ड है ना। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन में आप जब पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डॉट और डॉट वाला जितना भी पोर्शन दिया गया है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जेम्स किस व्यू को सपोर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं उस पर भी बनाने वाला था, लेकिन मैंने उसको नहीं बनाया, क्योंकि फ्रेंड्स एक बार हम क्वेश्चन का टेस्ट, जब भी टेस्ट सीरीज देंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल वो सब कुछ मतलब ऑनलाइन ही रहेगा, विदाउट एनी कॉस्ट। तो वहाँ पे हम इस क्वेश्चंस को देंगे ताकि आपको और अच्छा से जो है ना सॉल्व सॉल्व करने में मजा आए, है ना, और सीखने को आपको मिले। तो यहाँ पे डॉक्टर जेम्स ने किस थियरी को फॉलो किया, नहीं काफी हाई लेवल क्वेश्चन हो गया है ना, क्योंकि सब लोग इस तरह से नहीं पढ़ते हैं। तो लेकिन डॉक्टर जेम्स का व्यू किसका था, उन्होंने सालमन के थियरी को एक्सेप्ट किया या उसको जो है अप्रिसिएट किया, ये इस पे बेस्ड था। वैसे तो इसका ऑप्शन बी ही है, विनफील्ड मॉडिफाइड हिज स्टैंड। विनफील्ड ने बाद में अपने थियरी को मॉडिफाई किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो सालमन का थियरी है और मेरा जो थियरी है वो दोनों ही सही है, उनका मानना है बाद में। बाकी स्टेटमेंट भी देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद डी लॉयड जो है मॉडिफाइड रिजेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ लीगल न्यू लीगल प्रोटेक्शंस, है ना, तो ऐसा नहीं है। बाकी सारी थियरीज जो है वो नहीं है, विनफील्ड ने अपने। तो ये चीज हम लोग वहां पे देखेंगे फ्रेंड्स, है ना, और भी अच्छा से आप एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें कि डॉक्टर जेम्स जो है वो किस व्यू को फॉलो करते हैं, लेंफली विलियम्स किस व्यू को फॉलो करते हैं, डी लियोड किस व्यू को फॉलो करते हैं, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज एन एग्जांपल ऑफ डेमनम साइन इंजूरिया। डेमनम साइन इंजूरिया का इनमें से कौन सा एग्जांपल जो है, कौन सा केस जो है एक एग्जांपल है। देखिए 4 तरह का स्टेटमेंट दिया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक-एक करके देखते हैं। पहले हस्बैंड वर्सेस वाइट, डिनायल ऑफ राइट टू वोट विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज, डिनायल ऑफ राइट टू वोट विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज। डिनायल देखिए इसमें डिनायल ऑफ, अच्छा इसमें एक ऑड वन टाइप होगा, ठीक है, ऑड वन टाइप ही होगा इसमें, जो आपको ऑड लगे वही आंसर होगा। देखिए डिनायल ऑफ राइट जो है उससे तो वो तो डैमेज क्रिएट कर रहा है ना। अगर आप मान लीजिए किसी को नहीं भी पता डेमिनेम साइन इंजूरिया का मतलब नहीं पता, तो बहुत दिक्कत की बात है, लेकिन अगर नहीं भी पता है, और ये क्यों क्वेश्चन इस पे बहुत बार आता है फ्रेंड्स, अभी एआईबी होने वाला है वहाँ भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन, है ना। तो वहाँ पे इतना इस तरह से 4 को नहीं स्टेटमेंट नहीं रहता है, लेकिन हाँ आएगा इस तरह का। तो अस्बे वर्सेस बाय डिनायल ऑफ राइट जो है वो क्या है, लीगल रेमेडी का, लीगल राइट का वायलेशन है ना। अलग इसी तरह से देखते जाते हैं। पहले गुलकोस्टर ग्रामर स्कूल केस, फाइनेंशियल लॉस टू स्कूल ड्यू टू लॉफुल सेटिंग अप ऑफ, देखिए लॉफुल सेटिंग अप, है ना, लॉफुल सेटिंग अप ऑफ प्राइवेट स्कूल, है ना, लॉफुली किसी ने स्कूल खोल लिया, उससे दूसरे स्कूल को फाइनेंशियल, पहले वाला स्कूल उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो इससे भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये तो लॉ है ना, लॉफुल सेटिंग है। डिनायल ऑफ राइट ये अनलॉफुल है ना, तो ये ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग हुआ। आगे देखते हैं इंटिक वर्सेस कैरिंगटन, अनऑथराइज्ड एंट्री कॉजिंग नो एक्चुअल डैमेज, अनऑथराइज्ड एंट्री, है ना, देखिए अनऑथराइज्ड यानी फिर ये इलीगल है ना, एक्चुअल डैमेज हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़िए उसको, लेकिन अनऑथराइज्ड एंट्री है। यहाँ भी डिनायल ऑफ राइट टू वोट था, ये भी अनलॉफुल है, ये भी अनलॉफुल है। रेलन वर्सेस फ्लेचर फोर्थ ऑप्शन, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी फॉर स्केप ऑफ हेजार्डियस सब्सटेंस, यहाँ तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एराइज होता है फॉर स्केप ऑफ हेजार्डियस सब्सटेंस, तो हेजार्डियस सब्सटेंस का स्केप होना ये तो अपने आप में एक तरह का टॉर्ट एराइज करता है ना। तो इनमें से डेमनम साइन इंजूरिया का जो एग्जाम्पल हुआ, इस सारा स्टेटमेंट जो है एक ए और सी एकदम क्लियरली अनलॉफुल की बात करता है ना। तो हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट ग्लूकोस्टर जब नहीं पता हो तब, वैसे तो पता होना चाहिए आपको,
तो ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस जो है इसमें सही ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें क्या है, फाइनेंशियल लॉस होता है लॉफुल सेटिंग अप के द्वारा, लॉफुल सेटिंग अप के द्वारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो डेमनम साइम इंजूरिया का एग्जांपल है, यानी यहाँ टॉर्ट क्लेम नहीं कर सकते आप, कोई रेमेडी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। लेकिन बाकी सारे केस में डिनायल ऑफ राइट यहाँ किया जाएगा, अनऑथराइज एंट्री है ना, डैमेज हुआ नहीं हुआ अनऑथराइज एंट्री के केस में, ट्रेसपास के केस में, है ना, ये सारे केसेस में आपको डैमेज प्रोवाइड की जाएंगी, यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा लेकिन यहाँ नहीं होगा। ये तब की बात थी जब डेमनम साइम इंजूरिया आपको नहीं पता, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड डिस्क्राइब, सॉरी बेस्ड नहीं लिखा हुआ इस बार, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब इंजूरिया साइन डेमनो और डेमनम साइन इंजूरिया। कौन सा स्टेटमेंट इंजूरिया साइन डेमनो है, डेमनम साइन इंजूरिया एग्जांपल है। तो देखिए ऑप्शन इतना इस तरह से बड़ा पेचीदा लग रहा है ना, तो इसमें खैर इसमें ऑप्शन पेचीदा है तो एक ही दो ऑप्शन देखेंगे तो काम चल जाएगा हमारा फास्ट सॉल्व करने के लिए। इस शॉपकीपर इज फाइंड फॉर वायलेटिंग अ ट्रेडिंग लॉ बट सफर्स नो फाइनेंशियल लॉस। देखिए शॉपकीपर इज फाइंड फॉर वायलेटिंग अ ट्रेडिंग लॉ बट सफर्स नो फाइनेंशियल लॉस, फाइन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो राइट का वॉल्यूशन है ना, फाइन फॉर ट्रेडिंग बट सफर्स नो फाइनेंशियल लॉस, बट सफर्स नो फाइनेंशियल लॉस, किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, लेकिन लीगल राइट का वॉल्यूशन है ना, वायलेटिंग ट्रेडिंग लॉ, क्योंकि ट्रेडिंग लॉ का वॉल्यूशन है। तो ये कौन सा केस का एग्जांपल हुआ, कौन सा इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, इंजूरिया सैन डैमनो, है ना। यहाँ देखिए स्टेटमेंट थोड़ा वेग सा हो गया है, वेग सा स्टेटमेंट है। ए शॉपकीपर इज फाइन फॉर वायलेटिंग अ ट्रेडिंग लॉ बट सफर्स नो फाइनेंशियल लॉस। तो यहाँ जो सफर्स नो फाइनेंशियल लॉस है ना, ये शॉपकीपर के बारे में नहीं बता रहा है, ये बता रहा है किसी अदर पर्सन को, कोई लॉ फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ था लेकिन वो शॉपकीपर जो था वो ट्रेडिंग लॉ को वायलेट कर रहा था, है ना, जिससे किसी और पर्सन को फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, लेकिन फिर ये इसलिए ये इंजूरिया साइन डेमनो हो गया, है ना। अगर कोई लीगल लॉफुल वर्क होता उससे किसी पर्सन को फाइनेंशियल लॉस हो जाता तो उस केस में क्या था, डेमनम साइन इंजूरिया हो जाता। सेकंड देखेंगे स्टेटमेंट, न्यू लॉ causes a significant increase in business expense but applies uniformly to all the businesses। अब न्यू लॉ significantly increase in the business expense में बढ़ा देता है न्यू लॉ के आने से, बट अप्लाई यूनिफॉर्मली टू ऑल, बट लेकिन सारे पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। ये किसका उदाहरण है, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा डेमनम साइम इंजूरिया का, है ना, क्योंकि बट यूनिफॉर्मली अप्लाइज टू ऑल। A person's privacy is invaded by unauthorized surveillance, but no tangible loss is suffered. But no tangible loss is suffered. लेकिन देखिए अनऑथराइज्ड सर्विलांस तो इसमें इंजूरिया साइन डेमनो, मतलब डैमेज विदाउट इंजरी नहीं, मतलब लीगल राइट का वायलेशन हुआ, है ना, भले ही कोई टेंजिबल लॉस नहीं हुआ, तो ये इंजूरिया साइन डेमनो का एग्जांपल हो जाएगा, है ना, इंजूरिया साइन डेमनो का एग्जांपल हो जाएगा। In landowners crops are damaged by natural causes resulting in financial loss। नेचुरल कॉज की वजह से हुआ, अच्छा नेचुरल कॉज से हुआ तो फिर इसमें तो आप वैसे भी लाइबिलिटी अराइज नहीं कर, कोई अराइज होगा, है ना, तो ये डेमनम साइन इंजूरिया का एग्जांपल हो जाएगा। तो हमने पाया कि पहला जो है हमारा इंजूरिया साइन डेमनो और दूसरा हमारा डेमनम साइन इंजूरिया हुआ, या तीसरा देखें तो वो भी हमारा क्या है, इंजूरिया साइन डेमनो है। तो ऑप्शन देखिए इसमें तो इस तरह से ऑप्शन ज्यादा टफ नहीं होता, पहला या कोई भी आपको दो पता होता तो ऑटोमेटिक आपका हो जाता, है ना, ऑटोमेटिक आप पकड़ सकते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। ये चारों केस जो है फ्रेंड्स, ये चारों केस आपको हर बार आएगा और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना, डेमनम साइम इंजूरिया कौन होगा, इंजूरिया साइन डेमनो कौन होगा, है ना, और ये केस चारों का फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और ये चारों अगर पता है और इसके अलावा एक आध केस इंडियन आपको पता है, भीम सिंह तो इंडियन ही है, लेकिन एक दो इंडियन केस और अगर आपको पता है तो फिर इश्यूज नहीं है, तो फिर आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं एक एक करके। अश्वे वर्सेस व्हाइट, ऑप्शन ज़्यादा टफ सेट नहीं किए हैं, मतलब जो ऑप्शन यहाँ करना है, इसलिए आप टाइम आपको बहुत कम लगना चाहिए, है ना, मोर देन 15 मिनट आपको नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में, भले वीडियो
कितना भी बढ़ा जाए, लेकिन बाकी अदर चीज भी हम बोल रहे हैं और पढ़ रहे हैं उस तरह से, तो टाइम लग रहा है, लेकिन अदरवाइज आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए। आप टाइमर सेट करें और क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो उस तरह से आप 15 मिनट लगना चाहिए। चलिए, हसबे वर्सेस वाइट, सबसे पहले देखिए इसको तो अगर बनाए शॉर्टकट तो ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस, ये देखिए स्कूल का यहाँ पे है, तो डायरेक्ट हमारा पता चल गया 2 का ए, 2 का ए कहीं और है ही नहीं, 2 का ए फर्स्ट में ही है, यानी फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। वैसे फिर भी देख लीजिए 1 का बी, हसबे वर्सेस वाइट, वोटर इज रॉन्गफुली डिनाइड द राइट टू वोट बट कैंडिडेट स्टिल विंस, यस यही केस था। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के केस में पुलिस ऑफिशियल ने, जो भीम सिंह थे वो एमएलए थे जम्मू कश्मीर के, उनको डिटेन कर लिया गया था पार्लियामेंट्री सेशन, वहाँ का जो पार्लियामेंट्री मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली था, वहाँ पे उनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ, इनका लीगल राइट का वायलेशन हुआ, है ना। लॉस हुआ हो ना हुआ हो, लॉस भी हुआ, लेकिन फिर भी लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो इसमें यही हुआ था, पुलिस रॉन्गफुली डिटेन लेजिस्लेचर प्रिवेंटिंग अटेंडेंस एट द असेंबली। मोगुल स्टेटमैनशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रॉगर गो एंड कंपनी, इस केस में क्या हुआ, इस केस में स्टीमसन कंपनी जो है कंबाइन कर लेती है, कुछ कंपनी कंबाइन कर लेती है, जिससे कि अदर कंपनी को जो है फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। तो ये था 4 का डी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है इसमें। इसका फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को फॉर्म किए। तो हमारा 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन सुपर ओवर के तौर पे सुपर ओवर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कई बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें इस जो पूरा स्टेटमेंट दिया रहेगा कोई मतलब नहीं है ना, डीजीएस वगैरह में क्वेश्चन बहुत इस तरह से बकवास टाइप का पूछ देता है ना। ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना, मतलब आदमी टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें। लेकिन डायरेक्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होगा, देखिए फिर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। टेनेंट हु हैज रॉन्गफुली इविक्टेड फ्रॉम एन अपार्टमेंट सूड द लैंडलॉर्ड फॉर इलीगल इविक्शन, एक टेनेंट जो है उसको निकाल देता है लैंडलॉर्ड, है ना, बिना नोटिस दिए, तो बिना लीगल प्रोसीजर फॉलो किए, तो बेसिकली वो जो है रॉन्गफुली इविक्टेड हो जाता है ना, उसको खाली करवा दिया जाता है। एज ए रिजल्ट उसने जो है टेनेंट जो है इमोशनल डिस्ट्रेस और फाइनेंशियल लॉस सफर करता है, एंड फ्रॉम हैविंग टू फाइंड अ टेम्पोररी एकोमोडेशन, है ना, टेम्पोररी एकोमोडेशन ढूंढने में उसको काफी परेशानी होता है। अब दिस सिनेरियो एग्जाम्पलीफाई, मतलब इस सिनेरियो से ये पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा अगर इशू है तो ये लीगल मैगजीम यूबी जस्ट इबी रिमीडियम वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, है ना, इसको प्रोवाइड करता है ना। जहाँ राइट है तो हमारा राइट है कि हमको नोटिस मिले, हमारा राइट है कि हमको लीगली प्रोसीजर फॉलो करके हमको हटाया जाए, है ना, हमको कानूनी तौर पर जिस तरह से जो फॉर्मेलिटीज है उनको किया जाए तब हमको हटाया जाए, है ना, भले हमको टेम्पोररी अकोमोडेशन मिल भी जाए, चाहे चाहे प्रॉब्लम्स न भी आए, तो हमारा राइट का वॉयलेशन है, और जहाँ राइट का मेरा वॉयलेशन वहाँ मेरे लिए रेमेडी भी अवेलेबल है, देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। इसको एग्जाम्पलीफाई करो, मैं इसको बताता है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा केस या कौन सा मैगजीन, जो इस मैगजीन में कौन सा केस में एग्जैक्टली फॉलो इलिस्ट्रेट करता है, एक तरह से बताता है ना। वैसे ही बुक से बनाया क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें यूबी जस्ट इबी रिमीडियम कहाँ फॉलो किया, है ना, कौन से केस में। आप देखेंगे यूबी जस्ट इबी रिमीडियम तो कहेंगे कि भाई सब जगह है ना, सब जगह सारे केसेस में है, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें भी आपको एक तरह से ऑड वन आउट ही करना है ना। कौन सा इसमें ऑड वन आउट हो रहा है आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है ना, और ऑड वन आउट के थ्रू ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन के केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लीगल लॉस हो रहा है। रेलेंट वर्सेस फ्लेचर के केस में भी लॉस हो रहा है, लीगल रेमेडी राइट, है ना, उसमें भी लॉस हो रहा है। टेस्टर वर्सेस अफसार का केस हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, तो एक इस तरह का अतरंगी केस आ जाता है कई बार। और असबे वर्सेस वाइट का केस जो है, ये अभी हम लोगों ने देखा कि असबे वर्सेस वाइट के केस में एक पर्सन को जो है वो वोट नहीं देने दिया जाता है, लेकिन वो को जिताना चाहता था, वो जीत जाता है, उसको कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन उसका लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो इसी केस में बेसिकली फ्रेंड्स ये यूबी जस्ट इबी रिमीडियम के बारे में बताया गया था, डिस्कस किया गया था इस केस में, है ना, यूबी जस्ट इबी रिमीडियम में डिस्कस किया गया था असबे वर्सेस वाइट के केस में। तो ये सही है। अगर मान लीजिए पता नहीं होता इस केस में तो भी आप ऑड वन आउट करते, है ना, ये कई बार ऑड वन आउट वाला चीजें जो है सही हो जाता है, और ये तरीका है, अच्छा होता है। डोंगी वर्सेस स्टीवेंसन के केस में जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे लीगल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है ना, स्नेल वाला जो स्नेल मिलता है जो बियर में, जिंगर बियर में, वो प्रॉब्लमेटिक था, उसमें लॉस हो रहा है। रेलेन वर्सेस फ्लेचर के केस में लॉस हो रहा है, लेकिन अस्वे वर्सेस वाइट के केस में कोई लॉस नहीं हुआ, है ना, वोटिंग नहीं देने दिया गया, कोई लॉस नहीं हुआ उस तरह का।
लेकिन लीगल राइट का वॉल्यूशन हुआ है ना, तो ऑस्लो वर्सेस वाइट और चेस्टर वर्सेस अफसाल अगर पता नहीं भी है तो उनको 2 ऑप्शन पता चल गया और तीसरा उसी के आधार पर उनको पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, आज का सीरीज क्वेश्चन सीरीज 2 था हमारा। नेक्स्ट सीरीज में आप नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मेंटल एलिमेंट इन टॉर्टोइस लाइबिलिटी और फिर जनरल डिफेंस जो चैप्टर नंबर 2 है उस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए मेंटल एलिमेंट इन टॉर्टोइस लाइबिलिटी जो है लास्ट पोर्शन है ना, लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 1 के अंदर। उसके बाद एक टॉपिक और है रीड जुरिस्डिक्शन है ना टॉर्ट के अंदर, उस पे हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है तो उस पे अभी नहीं करेंगे, लेकिन जनरल डिफेंस का भी पूरा पोर्शन है, जनरल डिफेंस में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा और जो भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हम लोगों ने 25 नहीं 25 इंटू 4 ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट तरीके से। हर को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि अगर हम लोग डिस्कशन करें अननेसेसरी तो वो वीडियो का लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में अच्छा खासा डबल डबल मिनट चल जाएगा, तो 50 मिनट से ज़्यादा का क्वेश्चन 50 मिनट से ज़्यादा का जो है वीडियो हो जाएगा। तो ये बात है, अदरवाइज क्वेश्चन अच्छा क्वालिटी का पेश करने का कोशिश कर रहे हैं और बुक से। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और हमने देखा, आपको लगा होगा कि क्वेश्चंस जो है अच्छा है, इसलिए उनको अच्छा लगेगा जो बुक रीडिंग का जिनको आदत है। आजकल एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक हमको क्वेश्चन पैटर्न इसलिए भी अच्छा नहीं लगता है, डीजीएस छोड़ के हमको कोई पैटर्न अच्छा नहीं लगता है, कारण कि वो क्वेश्चंस इस तरह का पूछ देते हैं जो कि रैंडमली कोई भी पर्सन जो कम भी पढ़ता है वो भी सॉल्व कर देता है, तो फिर मजा कहाँ है, तो फिर अच्छा कहाँ है, जस्टिस नहीं है वो। जस्टिस तब होगा जब आप क्वेश्चंस इस तरह से पूछिए कि जो जिनको बुक रीडिंग का आदत है, जिनको रिसर्च पेपर पढ़ने का आदत है, जिनको जिनके जो दिमाग लगाते हैं, तो वो दिमाग लगा के तब जब आपके पास सब्सटेंशियल कंटेंट आपने पढ़ रखा है उनको फायदा हो तो ज्यादा अच्छा है, तब जस्टिस होगा है ना। अब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ करके आप इनजस्टिस कर देते हैं बाकी स्टूडेंट्स से है ना, बाकी जो स्टूडेंट्स उनको इनजस्टिस हो जाता है क्योंकि वो पढ़ते हैं फिर वो भी शॉर्टकट्स अपनाने लगते हैं, इसलिए शॉर्टकट्स वाले चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए ताकि जो पढ़ते हैं उन्हीं से निकले है ना, उनकी मेहनत खराब ना हो। ये था हमारा वीडियो फ्रेंड्स, ज़्यादा प्रवचन नहीं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नए क्वेश्चन सीरीज में हम लोग नए पॉइंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोस।